हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग लेकर आ चुके हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत ही जबरदस्त क्लास। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आज मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो आप पहले तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत ही जबरदस्त क्लास करवाई जा रही है। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं, थोड़ा आवाज में भारीपन भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों इतना ज्यादा हमने आपको पढ़ा दिया है ऐप पर और यूट्यूब पर मिलाकर कि मेरा गला जो है एकदम से बैठा जा रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, ऐसे ही बैठ जाएगा जब तक हल्की हल्की भी आवाज आएगी मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको दो चीजें बताई हैं कि अगर आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना है तो आपको बहुविकल्पीय और आपको अति लघु उत्तरीय पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। मैंने बहुविकल्पीय का पूरा जो क्लासेस है वो कंप्लीट करवा दिया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा उनको प्ले लिस्ट में बाल विकास की सारी क्लासेस अब तक आपकी मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको जितने भी चीजें मतलब बाल विकास की जितनी भी क्वेश्चन है उनको आपको याद कर लेना है। जितने मैं अति लघु उत्तरीय करा रहा हूं उनको आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छा स्कोर आपको मिलने वाला है। मैंने आपको पहले भी कहा कि बाल विकास में जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं या जो भी जितने भी हम बहुविकल्पीय पढ़ा रहे हैं, जितने भी हम अति लघु उत्तरीय पढ़ा रहे हैं, उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो उनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों ने मेरी मैथ की क्लास नहीं देखी है, मेरी कंप्यूटर की क्लास नहीं देखी है, मेरी साइंस की क्लास नहीं देखी है, तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सारी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, सबको आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो है यहां पर चलाई जा रही है। ठीक है, सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी एक इंफॉर्मेशन और भी आप लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऐप पर मेरी क्लास नहीं ले रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, आपकी परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही तगड़ा ऑफर चल रहा है, 75% की छूट है। आप मात्र 149 रुपए में आप 8 विषय पढ़ सकते हो। पूरी थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, लाइव क्लास आपको मिलेगी। आप अगर लाइव क्लास नहीं कर पाते हो तो उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगी। 8 विषय का आपको पीडीएफ मिलेगा। मैथ की पीडीएफ हमने अभी नहीं डाली है, कल आपको मैथ की पीडीएफ भी सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। तो हर एक चीज आपको मात्र 149 रुपए में दिया जा रहा है, और पढ़ाई तो इतने जानदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है ऐप पर कि आप लोग खुद सोचोगे सर 149 रुपए में आप इतना जानदार तरीके से कैसे पढ़ा रहे हैं, इतने जबरदस्त कंटेंट आप कैसे दे रहे हैं। तो मात्र 149 रुपए में आप कोर्स ले सकते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। अपना ये कोर्स जो जबरदस्त कोर्स है इसको आप ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं चलाते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर आप हाय लिख के भेज दीजिए। वहां पर मैं आपको एक क्यूआर कोड दे दूंगा, आप अपने किसी भी रिलेटिव्स को, घर में किसी भी सदस्य आप उस पर पेमेंट करवा सकते हैं, और उसके बाद आपका कोर्स जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 9792 20 28 37, ये आपका नंबर है, या नीचे भी देख सकते हैं वही सेम नंबर यहां भी लिखा हुआ है। तो आप वहां पर जाकर आप इस कोर्स को ले लीजिए, नहीं तो फिर इसका दाम 500 हो जाएगा, फिर आप घबराए हुए घूमोगे। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की जबरदस्त क्लास को। तब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की जबरदस्त यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। आज हम लोग का पहला चैप्टर यानी कि पहला हम लोगों का पार्ट है, तो इसको हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। लाइक कर दो, जिन्होंने लाइक नहीं किया स्टार्टिंग में ही कर दो, ज्यादा अच्छा है। चलिए, सबसे पहला है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। देखो, आपको हम बता दें कि जब आप लोग पढ़ते हैं, क्या बाल विकास जब पढ़ते हैं, तो बाल विकास की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अवस्थाएं दी है, चाहे आपके हार्लॉक हो गए, चाहे आपके जीन पियाजे हो गए, सभी लोगों ने अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है आपके बालकाल को। लेकिन हमने आपको क्या बताया, हमने आपको जब थ्योरी क्लास करवाई थी पर तब भी मैंने कहा था कि अगर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपके क्वेश्चंस आता है बाल्य अवस्थाओं के बारे में, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको मुख्यतया 3 अवस्था के बारे में आपको पता करना है। बाकी अवस्थाएं तो बहुत होती हैं, गर्भावस्था होता है, शैशवावस्था होता है, उत्तर बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर किशोरावस्था है, पूर्व किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, बहुत सारी अवस्थाएं हैं। बट हम लोगों को अगर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हमको देना है तो हमको मुख्यतया 3 अवस्था के बारे में हमको पता होना चाहिए। नंबर 1 आपका हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था ये आपका पहला अवस्था हो जाएगा। दूसरा जो आपका है वो हो जाएगा बाल्यावस्था, और तीसरी जो आपकी अवस्था है वो है किशोरावस्था। इनके बारे में आप लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ लीजिएगा किताब में, क्योंकि इनसे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं। मैंने ऐप पर करवा दिया, इसलिए तो बोलता हूं ऐप पर चले जाइए, वहां पर सारी क्लासेस से मिल जाएंगी आपको। जितनी भी क्लासेस अब तक हो चुकी हैं सारी क्लास आपको वहां पर मिल जाएंगी। शैशवावस्था के टाइम पीरियड बहुत पूछा जाता है कि शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है,
तो जन्म से लेकर के 6 साल इनका टाइम पीरियड होता है, बाल्यावस्था का 6 से 12 होता है और किशोरावस्था का 12 से 18 साल होता है। तो ये 3 अवस्थाओं का टाइम पीरियड आप याद रखिएगा। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारे बुक्स में क्या लिखा होगा कि जन्म से 5 साल भी लिखा होगा, तो आपको मैं बता दूं कि जो भी आंसर होगा, जो भी ऑप्शन में दिया जाएगा, अगर जन्म से 5 साल ऑप्शन में है तो वो भी सही हो जाएगा, जन्म से 6 साल दिया है तो वो भी आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके टाइम पीरियड को अलग अलग बताया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में आ जाता है कि शैशवावस्था का टाइम पीरियड बताइए, तो अगर आप 0 से 5 बता देंगे, यानी जन्म से 5 बता देंगे तो भी सही है, और जन्म से 6 बताएंगे तो भी आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़े। तो इन्होंने कहा था कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो आपकी शैशवावस्था होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है कि शैशवावस्था में बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, तो शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं वो इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं, यानी कि इशारे से सीखेंगे, भूख लगेगी तो रोएंगे, खुश होंगे, अगर उनको कोई चीज अच्छा लग रहा है तो खुश होंगे, यानी वो अपनी बातों को जो व्यक्त करना होता है ना, वो अपने इंद्रियों के माध्यम से वो व्यक्त करते हैं। तो इंद्रिय गामक अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था होती है, यानी कि इसको हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, आप मेरा जो है ऐप ज्वाइन कर लें, सब जगह पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए टेलीग्राम की लिंक और ऐप की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले लेंगे उसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है। अब देखो यहां पर हम लोगों ने अभी अभी कहा था कि जो हमारा बाल्यावस्था होता है वो क्या होता है, 6 से 12 साल होता है, और जो हमारा क्या होता है, शैशवावस्था होता है, वो जन्म से लेकर के 6 साल होता है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर 6 साल के जगह पर अगर 5 साल भी होगा तो आपका करेक्ट है। तो अगर आप शैशवावस्था को जन्म से 5 साल के लिए लेते हो तो जो आपका बाल्यावस्था हो जाएगी वो 5 से 12 साल हो जाएगी। क्लियर है? तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर ऑप्शन में 5 से 12 है तो भी सही है, और अगर 6 से 12 है तो भी सही है। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना और ये मत कहने लगना कि सर ने ये क्यों पढ़ाया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो याद रखिएगा, जन्म से आपका 5 साल भी होता है और जन्म से 6 साल भी होता है। तुम्हें जो मन में आएगा वो लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से उन्होंने आंसर दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 5 से 12 साल हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जीवन का सबसे कठिन अवस्था किस काल को कहा जाता है? ठीक है, तो देखो ध्यान से, किशोरावस्था को सबसे कठिन अवस्था कहा जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं, एक स्टैनले हॉल नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके बारे में बता दूं। इनका स्टैनले हॉल के बारे में बहुत पूछा जाता है। एक आपके थे स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने किशोरावस्था को कहा था कि तूफान एवं संघर्ष की अवस्था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका जो आंसर है वो स्टैनले हॉल हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला, एक तो यार मेरी आवाज ऐसी हो गई ना, बहुत अच्छी आवाज मेरी थी, लेकिन 2-3 दिन से पता नहीं क्या यार कैसे हो गया है। एक तो इतना सारा क्लास करवा दी हो आप लोग कि मेरी तबीयत भी लग रहा है खराब ही होने वाली है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बट हम लोग जान लगा के पढ़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कहीं पता लगे यार हम शैशवावस्था में न चले जाएं, आवाज ही ना निकले, हम लोग इंद्रियों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हाथ हिला हिला के आपको हम पढ़ा रहे हैं, कितना अजीब लगेगा यार, सोचो मतलब। चलिए, शैशवावस्था कब से कब होती है? देखो जन्म से 5 साल है, कोई दिक्कत नहीं है, जन्म से 5 भी लिख सकते हो, जन्म से 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। देखो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बुद्धि लब्धि IQ के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अच्छा, कोई बच्चा हमको ये बता सकता है कि बुद्धि लब्धि के जनक कौन है? मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, बहुविकल्पीय वाले भी पढ़ा चुका हूं। बुद्धि लब्धि के जनक, चलिए ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर बुद्धि लब्धि से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सबको हम क्लियर करेंगे। देखो बुद्धि लब्धि जो होता है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IQ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IQ। लोग कहते हैं ना कि इनका IQ बहुत ज्यादा है, इनका IQ बहुत ज्यादा है, उसी को हम हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि। अगर बुद्धि लब्धि के जनक आपसे पूछा जाए तो एक हमारे बहुत अच्छे जो है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नाम था विलियम स्टर्न। क्या था? विलियम स्टर्न इनका नाम था। इन्होंने बुद्धि लब्धि का एक सूत्र भी दिया था।
इन्होंने बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया था, मानसिक आयु। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का कौन सा सूत्र दिया था, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इन्होंने एक सूत्र दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। हालांकि इनके इस सूत्र को बाद में गलत कर दिया गया था, बट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसने दिया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो आंसर याद रखिएगा विलियम स्टर्न, जो कि बुद्धि लब्धि के जनक थे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछा था अगर आपसे कहा जाए कि आईक्यू का, अगर ये कहा जाए बुद्धि लब्धि का सबसे पहले सूत्र किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा स्टर्न। लेकिन जो सूत्र आज के समय में चल रहा है, आज के समय में जो बुद्धि लब्धि का सूत्र चल रहा है वो है मानसिक आयु। ध्यान से देखिएगा, उस सूत्र का नाम है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये आपका सूत्र चल रहा है। स्टर्न ने बस एक ही गलती की थी कि उन्होंने उसके पीछे 100 नहीं लिखा था, लेकिन जब ये फाइनल हुआ तो उसके पीछे 100 आया। और इस वाले सूत्र को किसने दिया था, इस वाले सूत्र को दिया था टर्मन ने। इनका नाम आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इसको किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। समझ में आ गई बात। अब यहां पर हम बात करते हैं, जब हमने पढ़ा था बुद्धि की क्लास, जब हमने की थी अपने ऐप वाली क्लास पे, तो वहां पर मैंने एक चार्ट बनवाया था। एक चार्ट में मैंने कहा था कि सामान्य बुद्धि कितनी होती है, अल्प बुद्धि कितनी होती है, मंद बुद्धि कितनी होती है, प्रतिभाशाली बुद्धि कितनी होती है, ये सब हमने आपको पढ़ाया था। इन्होंने हमसे कहा गया कि अल्प बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 50 से 70 के बीच, यानी 50 से 70 के बीच की जो बुद्धि होती है वो हमारी अल्प बुद्धि होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि कितनी होती है, मूर्ख बुद्धि यानी जड़ बुद्धि जिसको आप बोलते हो, तो देखो 50 से 70 के बीच में तो अल्प बुद्धि होती है, और 70 के नीचे, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 25 से 50 के मध्य, 25 से 50 के मध्य जो है आपका क्या होता है, वो आपका मंद बुद्धि होता है, यानी मूर्ख बुद्धि होता है, जिसको मूर्ख बुद्धि, एकदम जड़ बुद्धि जिसको बोलते हैं, वो आपका 25 से 50 के मध्य होता है। लेकिन अगर आप 20 से 50 भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो जो भी आप लिख दो, चाहे 25 से 50 लिख दो, चाहे 20 से 50 लिख दो, दोनों आपके सही। इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताइए। एक अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय में, सीधा पूछा जाएगा कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या आप बताइए कितनी होती है। हो गया, करिए। अच्छा, आप लोग कमेंट करके हमको जरा बताइए कि मूल प्रवृत्तियों के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था, किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। आंसर बताइए जल्दी से। किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो ध्यान से, यहां पे मूल प्रवृत्तियों की टोटल संख्या 14 होती है, और इसके बारे में मैकडोगल ने बताया था। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा कि मूल प्रवृत्तियों के बारे में किसने बताया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मैकडोगल। ठीक है, चलिए क्या याद रखना है आपको, मैकडोगल आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक। चलिए, और मैकडोगल ने कितने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था, 14। नेक्स्ट, बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है, ये किसने कहा था। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, आपके डीएलएड में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अगर कहा जाए कि बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है, ये किसने कहा था, तो बताइए आंसर। हो गया। देखिए, तो बाल्यावस्था जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काल है, इसको कहा था कॉल व ब्रूस ने। ठीक है, तो कॉल व ब्रूस ने इसको कहा था कि बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। नेक्स्ट, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था, आपको बताना है। देखो इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुविकल्पीय में भी हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि एक थॉर्नडाइक नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। देखो थॉर्नडाइक से संबंधित कई सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि थॉर्नडाइक एक ऐसे चीज है ना कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। थॉर्नडाइक से कई क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर 1, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया था।
ठीक है, अगर आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर सीधा सीधा आपका थॉर्नडाइक हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने कुल 8 नियम बताए थे, या हम कह सकते हैं कुल 8 सिद्धांत दिए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कुल कितने दिए थे, या हम कह सकते हैं 8 नियम दिए थे, सिद्धांत नहीं बता सकते इनको, हम कह सकते हैं इन्होंने कुल 8 नियम दिए थे। इन्होंने कुल 8 नियम दिए थे, जिसमें से 3 इनके मुख्य नियम थे, 3 इनके मुख्य नियम थे और 5 इनके गौड़ नियम थे। ठीक है, हमने इसको बहुविकल्प में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो 3 मुख्य में कौन कौन से थे? नंबर 1 था मुख्य नियम में तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, और तीसरा था इनका प्रभाव का नियम। ये 3 नियम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, जो कि पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम कौन कौन से थे, तो आपका आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इनके 3 मुख्य नियम हो जाएंगे। अच्छा, थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग किया था वो भूखी बिल्ली पर किया था, याद रखिएगा। अब इसका जो प्रश्न है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था थॉर्नडाइक ने। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट, किन्हीं 2 व्यक्तित्व परीक्षण के आप नाम बताइए, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण के आप 2 नाम बताइए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। बहुत बढ़िया, करिए सभी लोग, अच्छे प्रश्न हैं। बहुत बढ़िया। देखो, किन्हीं 2 व्यक्तित्व परीक्षण के नाम, तो देखो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए जीवन इतिहास विधि का प्रयोग करते हैं और प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व परीक्षण के लिए हम 2 विधि का और नाम, एक कैट हो जाता है और एक टैट। इन दोनों का भी काम क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण के लिए हम लोग यहां पर प्रयोग करते हैं। देखो, तो कई सारी चीजें जो हम लोग किसमें करते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयोग करते हैं। एक आपका कैट हो गया था, ठीक है, और एक आपका टैट हो गया है। तो ये दोनों भी व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयोग करते हैं। जीवन इतिहास विधि भी है और प्रश्नावली विधि भी है, इनको भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? इसके बारे में कल हम लोगों ने अपने बहुविकल्पीय वाले प्रश्न में भी किया था। देखो, एक बात मेरी आप याद रखना, अगर आप मेरी बहुविकल्पीय, मेरी अतिलघुत्तरीय की क्लास आप कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, उससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, करें इसको। देखिए, अगर हम बात करें सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो ये कोहलर थे। कौन थे? कोहलर थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगला है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और जब मैंने आपको बहुविकल्पीय करवाया था तब भी मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, और शायद पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था बहुविकल्पीय सीरीज का, कि 1879 में जर्मनी के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक विलियम वुंट। इनका पूरा नाम है वैज्ञानिक विलियम वुंट। इन्होंने ही जो है सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, तो इनका नाम याद रखिएगा। देखो, अतिलघुत्तरीय के जो प्रश्न होते हैं वो आपके बहुविकल्पीय में भी पूछे जाते हैं। अभी मान लीजिए यही क्वेश्चन बहुविकल्पीय में दे देता कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, अब ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन दे देते, वाटसन दे देता, थॉर्नडाइक दे देता, विलियम वुंट दे देता, या कोई और भी आपने इन्होंने दे दिया ऑप्शन में, तो उसी में से एक आपको मार देना होगा। या किस ईयर में स्थापना हुई थी, तो ईयर भी दे सकते हैं। तो बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय दोनों मिक्स होकर आंसर जो है आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है। सही है, देखो, अतिलघुत्तरीय बहुविकल्पीय क्लियर हो जाएगा। आप लोग जो है, अगर आपको लघु उत्तरीय पढ़ना तो प्लीज ऐप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 149 रुपए के लिए लापरवाही मत करिएगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाउनलोड कर लीजिए, जाकर आप परचेज कर लीजिए। जो लोग गूगल पे, फोन पे नहीं चलाते हैं वो लोग प्लीज इस नंबर पर आप हाय लिख के व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। वहां पर आपको मैं QR कोड दे दूंगा, आप वहां से जाकर के आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से किसी भी रिश्तेदार को, अपने हस्बैंड को, अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, जैसे जैसे जो आपका बन पड़े वहां से आप 149 आप पे करवा सकते हैं। ठीक है, मिल जाएगा आपको बैच। चलिए, तो यहां पर प्रबलन सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपका हल हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अतिलघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है और आपके बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट,
बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि कौन सी है? तो देखो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जन्म से 5 साल भी हम लिख सकते हैं और जन्म से हम 6 साल भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा जन्म के 5 से 6 साल तक। ठीक है, यानी 5 साल भी होता है, 6 साल भी होता है। ठीक है, चलिए अधिगमांतरण क्या होता है? अब देखो अधिगमांतरण पूछ रहा है, या कभी कभी अधिगमांतरण ना करके अधिगम स्थानांतरण भी पूछा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, सबसे पहले तो अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, अधिगमांतरण भी कह सकते हैं या इसी क्वेश्चन को कह सकते हैं सीखने का स्थानांतरण। सीखने का स्थानांतरण भी इसको बोला जा सकता है। अब सुनिए ध्यान से, अगर आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि अधिगम का स्थानांतरण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा एग्जाम में आपको यही लिखना है कि अगर अधिगम स्थानांतरण पूछे तो यानी कि पहले जो हम चीजें सीख चुके हैं, पहले जो चीजें सीख चुके हैं उनका प्रयोग अगर हम किसी नए ज्ञान को सीखने के लिए करते हैं तो उसको बोलते हैं अधिगम का स्थानांतरण। समझ में आ गया? स्थानांतरण का मतलब होता है अधिगम का ट्रांसफर, यानी पहले हम जो चीज सीख चुके हैं उसका प्रयोग अगर हम किसी नई चीज को सीखने के लिए करते हैं तो उसको हम अधिगम का स्थानांतरण बोलते हैं। जैसे सुनिए, जैसे मान लो मुझे साइकिल चलानी आती है, अब अगर हमें साइकिल चलानी आती है और उसके बाद अगर हम मोटरसाइकिल सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो हम साइकिल चलाना सीखे थे कुछ ना कुछ मदद हमको मोटरसाइकिल चलाने में जरूर होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? कुछ ना कुछ हेल्प हमको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो दो प्रकार के आपके अधिगम स्थानांतरण भी होते हैं, एक पॉजिटिव भी होता है और एक नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव क्या होता है कि जब हमारा कोई पुराना ज्ञान नए ज्ञान में सीखने में मदद करे तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये हमारा पॉजिटिव है। जैसे हम साइकिल चलाना जानते थे, उसकी मदद से हम लोगों ने क्या चलाना सीख लिया? उसकी मदद से हम लोगों ने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया। या बहुत सारे लोग होते हैं ट्रैक्टर चलाना जानते हैं और ट्रैक्टर चलाना अगर वो जानते हैं तो बाद में वो कार भी चलाना सीख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर चलाने का जो ज्ञान है उनको कार चलाने में मदद कर दी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि गियर कैसे लगता है, स्टीयरिंग कैसे घूमती है, हमें मोड़ पर कैसे घुमाना, ये उनको ट्रैक्टर चलाने में ही समझ में आ गया था और उसी ज्ञान का प्रयोग उन्होंने कार चलाने में कर दिया। तो ये अधिगम स्थानांतरण क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, धनात्मक हुआ। लेकिन ऋणात्मक क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अपने इंडिया में जो गाड़ी चलाई जाती है तो यहां पर जो स्टीयरिंग होती है, भैया इंडिया में जो गाड़ी होती है उसमें जो स्टीयरिंग होती है वो दाहिने साइड में होती है। अब अमेरिका जब आप चले जाओगे तो वहां पर बाएं साइड होता है। तो आप यहां पर गाड़ी चलाए हो दाहिने साइड का, वहां जब जाओगे तो वहां पर बाएं साइड मिलेगा, तो आपको चलाने में बाधा उत्पन्न होगी। तो अगर कोई भी अधिगम पुराना ज्ञान किसी नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो उसको बोलते हैं निगेटिव अधिगम स्थानांतरण। तो क्या पॉजिटिव और निगेटिव आपको क्लियर हो गया? पॉजिटिव में क्या होता है कि जब कोई पूर्व ज्ञान किसी नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है तो उसको पॉजिटिव यानी धनात्मक अधिगम स्थानांतरण बोलते हैं। और अगर कोई पुराना ज्ञान किसी नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हमको जो यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, सॉरी जो पूछा गया है कि अधिगम अंतरण क्या है, तो पहली परिस्थितियों का प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतें, अभियोग्यताओं का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना क्या कहलाता है? अधिगम अंतरण कहता है। तो ये सब तो किताबी भाषा हो गया जो यहाँ पे लिखा है, जो मैंने आपको समझाया है वही आप एग्जाम में लिखना कि कोई सीखी गई पुरानी ज्ञान अगर किसी नए ज्ञान में प्रयोग होता है तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? अधिगम अंतरण या सीखने का स्थानांतरण हम उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कल जब हम लोग बहुविकल्पीय पढ़ रहे थे तब भी हमने इसके बारे में कहा था कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, याद रखिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे क्लियर होंगे। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था बिने ने। अगर पूछा जाए कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया तो बिने ने। अगर आपसे कहा जाए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत था वो दिया था स्पीयरमैन ने। और अगर आपसे कहा जाए बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, अभी कल ही बताए थे, तो त्रिआयामी सिद्धांत हो जाएगा गिलफोर्ड। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। और अगर कहा जाए कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, यहां से 3-4 क्वेश्चन क्लियर करते चलिए, तो बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने।
इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि के द्विखंड का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। इनको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल लाइक मत करिए, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ अच्छे क्वेश्चन है, तो जरूर आप करिएगा, ठीक है। तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? चलिए क्लियर हो गया भाई मेरे यहां तक सभी को। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा है। ये किसने कहा था कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अब हमारी एक बात हमेशा याद रखना, आपके एग्जाम में 1 नंबर में परिभाषा पूछा जाएगा कि संवेग की परिभाषा बताइए, तो सीधा सीधा आप ये लिख सकते हो कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अगर कोई मनोवैज्ञानिक कोई कथन कहता है तो आप समझ जाइए कि इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस तैयार हो जा रहे हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन यही पूछ लिया गया कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा ये किसने कहा है, तो ये कहा था वुडवर्थ ने। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि संवेग की परिभाषा बताइए, तो आप ये भी कह सकते हो कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो आपके संवेग की परिभाषा भी आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब देखो एक परिभाषा और देखो संवेग की। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। अब ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन आपका रास ने कहा था। समझ में आ गई बात, किसने कहा था? रास ने। तो ये परिभाषा थोड़ी बड़ी हो गई, तो इस परिभाषा को मत याद करिएगा। ये वाली परिभाषा बिल्कुल टिप्पूदार वाली है ना, जैसे हम लोग जब मैच खेलते हैं ना, तो हम बताते हैं कि टिप्पूदार गेंद दिए छक्का मार दिए, तो ये टिप्पूदार वाली परिभाषा थी हमारी संवेग की, कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग में क्या आता है? क्रोध आता है, भय आता है, प्रेम आता है, ये सब हमारे क्या होते हैं? संवेग होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि किन्हीं 3 संवेगों के नाम लिखो, तो 3 संवेग क्या हो जाएंगे? क्रोध, भय, प्रेम। इनको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा ये वुडवर्थ ने कहा था, और संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, ये रास ने कहा था। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे, किसी भी प्रकार के आदेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को हम संवेग कहते हैं, ठीक है। देखो यहां पर अब एक कथन और आ गया, किसी भी प्रकार के आदेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। ये किसने कहा था? तो ये थे एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था जरसील्ड। जरसील्ड ने ये कथन कहा था, ठीक है। चलिए कथन जरूर याद रखिए, क्योंकि एक प्रश्न जरूर आपको कथन का मिलेगा, एक ही प्रश्न मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। चाहे तो वो अतिलक उत्तरे में मिलेगा, चाहे वो आपके बहुविकल्प में मिलेगा। तो जितना मैं कथन लिखवा रहा हूं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नहीं तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। क्लास खत्म होगी, उसके थोड़ी देर बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। ऐप जरूर जो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, क्योंकि ऐप को डाउनलोड नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स जरूर ले लीजिए ऐप पर, ठीक है। ऐप पर बहुत सारे फ्री मटेरियल भी हैं, आप फ्री स्टडी मटेरियल पर जाओगे तो बहुत सारे पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएंगे, और ऐप पर बहुत सारी फ्री क्लासेस भी हैं। जैसे आप वहां पर कंप्यूटर की क्लास 2-3 क्लास फ्री मिल जाएगी, बाल विकास की 1-2 क्लास फ्री मिल जाएगी, बहुत सारी क्लासेस मैंने 1-1, 2-2 फ्री रख दी है, तो उनको भी आप वहां पर देख सकते हो। तो जरूर डाउनलोड करिए उस चीज को। चलिए, तो जरसील्ड आंसर हो जाएगा। अगला भी कथन का ही क्वेश्चन है कि किसने कहा प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है। अब यहां पर देखो तो प्रेरणा की भी परिभाषा आपको पता लग गई। अब अगर आपके एग्जाम में कहा जाए प्रेरणा किसे कहते हैं, तो आप सिंपल से लिख सकते हो कि व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी प्रेरणा कहलाती है। ये कथन किसने कहा था? ये पीटी यंग ने कहा था। इस नाम को याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें होती है, उसी को हम स्मृति कहते हैं। अब ये देखो स्मृति की भी परिभाषा आ गई। अब अगर आपसे स्मृति की कोई परिभाषा पूछे तो स्मृति की परिभाषा आप सीधा कह सकते हो। देखो यार, स्मृति की इतनी बड़ी परिभाषा मत याद रखना। स्मृति की परिभाषा हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी पुरानी बातों को स्मरण करना ही स्मृति कहलाता है। बस सिंपल इतना याद रखना कि किसी पुरानी बातों को या किसी पुरानी घटनाओं को याद करना ही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। तो ये परिभाषा याद रखना। इतना बड़ा परिभाषा तुम स्मृति की याद मत करना। फिलहाल इस कथन को किसने कहा था? रायबर्न ने कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट
किसका कथन है विस्मृति? अब देखो दो प्रकार की चीजें होती, मैं क्लियर करता चलूं। कथन तो याद कर लेना किसने कहा था, बट अगर आपके एग्जाम में स्मृति का परिभाषा पूछा जाए तो आप कह देना कि किसी भी पुरानी घटना को याद करना ही स्मृति कहलाता है। और विस्मृति किसे कहता है कि अगर हम किसी भी पुरानी घटना को याद करते हैं और वो हमें याद नहीं आता है तो उसको हम लोग विस्मृति कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्मृति और विस्मृति बहुत अच्छे से मैंने अपने ऐप वाली क्लास पे करवा रखी है। चलिए आगे, किसका कथन है विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी क्रिया को करने में असफलता। यानी कि किसी पुरानी घटना को अगर हम याद करते हैं और हम उसको याद नहीं कर पाते हैं, हम असफल हो जाते हैं, तो उसी को ही हम विस्मृति बोलते हैं। और ये किसने कहा था, तो एक मनोवैज्ञानिक थे ड्रेवर ने ही इस चीज को कहा था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अरे भैया ये तो बहुत बड़ा कथन है। अब देखो, तर्क के संबंध में यह विचार किसके हैं कि तर्क फलदायक या उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नवीन रूप और तरीकों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। तो ये गेट्स व अन्य का ये कथन है, इनको याद रख लीजिएगा। अब इसमें क्या समझा, ये कथन है, इसको याद करना है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसकी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। तो ये किसका, ये आलपोर्ट का है। तो इनके नाम आप लोग याद रखिएगा, आलपोर्ट के। ठीक है, इनका नाम क्या है, आलपोर्ट। एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये कथन वाले क्वेश्चन तो इन्हें समझाना नहीं, इनको तुम्हें याद करना है। ठीक है, और ज्यादा याद भी मत करना। 50 नंबर का क्वेश्चन बाल विकास आएगा, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा जो 1 नंबर का होगा कथन का। ठीक है, तो कथन अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई ज्यादा बहुत बड़ी वो दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको आप दिमाग में बैठाए रहना, तो एग्जाम में अगर हो सकता है यही सेम चीज आ जाए तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तित्व अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ये किसने कहा था, तो ये गेट्स व अन्य ने कहा था। समझ में आ गई सभी लोगों को बातें कि नहीं समझ में आ गई? तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आज कम थे, बट मैंने आपको इतना ज्यादा समझाया ना कि वो ऑलरेडी 100 क्वेश्चन के बराबर हो चुका है। ठीक है, बाकी हम लोग इसको पूरा निपटाएंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग इसको नहीं करेंगे। तो जबरदस्त क्लास थी, उम्मीद करता हूं अच्छी भी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक ऐप को ज्वाइन नहीं किया है, ऐप पर मात्र 149 रुपए के 8 सब्जेक्ट वाली क्लास आप नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, ये चीज आप मान के चलिए। क्योंकि इस बार आपको छूट दे दिया गया है, जरूरी नहीं कि हमेशा हम आपको 149 में पढ़ाएं, हो सकता है कि इसका प्राइस बढ़ जाए, जो कि 1-2 दिन में बढ़नी है। तो प्लीज आप इसको आज ही जाकर आप ज्वाइन कर लें, 75% की छूट है, आप जरूर करिए। यकीन मानिए बहुत जबरदस्त क्लास ऐप पर चल रही है। ना विश्वास हो तो तुम कमेंट में कमेंट करके पूछ लो, जितने लोगों ने क्लास ज्वाइन की है पूरा फुल मजा लेना। और लगभग तकरीबन 10,000 बच्चे मात्र 14 दिनों के अंदर उस ऐप को ज्वाइन कर चुके हैं, ये आप मान के चलिए। तो जबरदस्त क्लास है, आप लोग जरूर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।